नमस्कार साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस सेशन में हम लोग कंप्लीट लूसेंट जीके कवर कर रहे हैं, जिसका अगर हम बात करें तो ये लेक्चर नंबर 29 है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसके पहले जो भी वीडियो हमने बनाया है उसका कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा चैनल पे, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये चैनल आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए हम लोग यहाँ से शुरू करने वाले थे। सिमोन जो है सिमोन के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। अभी हम लोग पवन के बारे में ही पढ़ रहे हैं और उसमें ही सिमोन के बारे में बात करेंगे। तो सिमोन की अगर हम बात करें तो सिमोन क्या है इसको समझते हैं। तो सिमोन की अगर हम बात करें तो यह अरब रेगिस्तान में बहने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है, ठीक है। तो सिमोन क्या है कि जो अरब रेगिस्तान है, अरब की जो रेगिस्तान है वहाँ पे बहने वाली एक तरह की ये क्या है, गर्म और शुष्क हवा है, ठीक है। तो ये एक तरह का हवा है जो गर्म और शुष्क है और बहता कहाँ पे, तो अरब की जो रेगिस्तान है वहाँ पे ये बहता है। इसी तरह अगर हम आगे बढ़े तो दिया गया है ब्लैक रोलर। तो ब्लैक रोलर की बात करें तो यह उत्तरी अमेरिका के विशाल मैदान में दक्षिणी पश्चिमी या उत्तरी पश्चिमी तेज धूल भरी चलने वाली आंधी है। तो ब्लैक रोलर क्या है, एक तरह का आंधी है जो क्या करती है, ये उत्तरी अमेरिका का जो विशाल मैदान है और जो दक्षिणी पश्चिमी या उत्तरी पश्चिमी जो है उसमें तेज चलती है और ये धूल भरी आंधी है, ठीक है। तो यानी कि ये जो आंधी चलती है इसमें धूल काफ़ी ज़्यादा होती है और ये किधर चलती है, तो उत्तरी अमेरिका की तरफ चलती है। आगे अगर हम बात करें, इसी तरह अगर हम आगे देखें तो नेक्स्ट दिया गया है ब्रिक फील्डर। क्या दिया गया है, ब्रिक फील्डर। तो ब्रिक फील्डर के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो ब्रिक फील्डर की अगर हम बात करें तो यह ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। तो ब्रिक फील्डर भी क्या है, एक तरह का गर्म और शुष्क हवा है, लेकिन ये कहाँ पे चलता है, तो ये चलता है ऑस्ट्रेलिया का जो विक्टोरिया प्रांत है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का जो विक्टोरिया प्रांत है वहाँ पे ये चलने वाला एक तरह का गर्म और शुष्क हवा है। तो इन चीज़ों को आप नोट करते चलिएगा, क्योंकि इससे भी काफ़ी ज़्यादा एनडीए वगैरह में क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। अगर आप एनडीए का प्रिपरेशन करते हैं तो इस तरीके का सवाल काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। आगे अगर नार्वेस्टर की बात कर लेते हैं, तो नार्वेस्टर की बात करें तो जो नार्वेस्टर है या न्यूजीलैंड, ठीक है, जो न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड में ऊंच पर्वतों से उतरने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। तो जो ऊंचे जो पर्वत हैं, ऊंचे जो माउंटेन है, उससे उतरने वाली एक तरह की क्या है, तो उससे उतरने वाली एक तरह की गर्म और शुष्क हवा है। तो ज़्यादातर यहाँ पे जो देख रहे हैं ये गर्म और शुष्क हवा ही है जो हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये न्यूजीलैंड, ठीक है, तो नार्वेस्टर को न्यूजीलैंड से याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे के अगर हम बात करें तो नेक्स्ट दिया गया है सामल, ठीक है। तो सामल की बात कर लेते हैं। सामल की अगर हम बात करें तो सामल के बारे में क्या पढ़ना है, तो यह इराक तथा फारस की खाड़ी में, ठीक है, इराक तथा फारस की जो खाड़ी है वहाँ पे चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। तो ये कहाँ का है, तो इराक तथा जो फारस है वहाँ पे चलने वाली क्या है, एक तरह का गर्म और शुष्क हवा है। इसी तरह अगर हम बात करें सांता आना, ठीक है, जो सांता आना है, तो सांता आना की अगर हम बात करें तो सांता आना क्या है, तो यह दक्षिणी कैलिफोर्निया, ठीक है, जो दक्षिणी कैलिफोर्निया है वहाँ में सांता आना घाटी से चलने वाली गर्म एवं शुष्क धूल भरी आंधी है। तो ये एक तरह का आंधी है, कहाँ पे ये चलता है, तो दक्षिणी कैलिफोर्निया में, ठीक है। कहाँ चलता है, तो दक्षिणी कैलिफोर्निया में चलता है। हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे किसके बारे में, सांता आना के बारे में। तो सांता आना भी क्या है, ये एक तरह का शुष्क और धूल भरी एक आंधी है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। अब हम बात करेंगे कोयम बैंक का, ठीक है। क्या है, कोयम बैंक। तो आगे अगर हम देखें तो कोयम बैंक की बात करें तो यह जावा इंडोनेशिया में बहने वाली गर्म हवा है, ठीक है। कोयम बैंक क्या है कि जावा जो इंडोनेशिया है वहाँ पे बहने वाली क्या है, एक तरह का गर्म हवा है। यह तंबाकू की खेती को काफ़ी नुकसान पहुँचाता है। तो जो तंबाकू की खेती की जाती है उसको ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। कौन, तो कोयम बैंक। तो आपसे सवाल इस तरीके से भी तो पूछा जा सकता है कि तंबाकू को नुकसान पहुंचाने वाला कौन सा हवा है, तो आपको याद रखना है कि कोयम्बेक जो है वो क्या है, एक तंबाकू को नुकसान पहुंचाने वाला, ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। आगे चलिए बढ़ते हैं, तो थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम से बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है, ठीक है। जेट स्ट्रीम को हम लोग अच्छे से समझेंगे, इसको जिस तरीके से सब चीज़ समझ रहे हैं। तो जेट स्ट्रीम की अगर हम बात करें तो इसके बारे में क्या दिया गया है कि क्षोभ मंडल की जो ऊपरी परत है, ठीक है, क्षोभ मंडल की ऊपरी परत में बहुत तीव्र गति से चलने वाले संक्रिय नलिकाकार व विस्पी पवन प्रवाह की को जेट प्रवाह कहते हैं, ठीक है। तो जेट प्रवाह किसको कहते हैं, पहले इसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और जो जेट प्रवाह है वो क्या होता है, क्षोभ मंडल की जो ऊपरी परत है उसमें बहुत तीव्र गति से यानी काफ़ी तेजी से जो चलने वाले संकरे यानी कि जो पतला होता है, नलिकाकार, ठीक है, नली के जैसा होता है, वह विपसी पवन प्रवाह, ठीक है, जो विपसी पवन प्रवाह है उसको ही जेट प्रवाह कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, जेट प्रवाह कहते हैं। ये दोनों गोलार्ध में पाया जाता है, ठीक है। तो ये कहाँ पाया जाता है, तो ये दोनों ही गोलार्ध में पाया जाता है। ये दोनों गोलार्धों में पाया जाता है, यानी कि कौन कौन सा गोलार्ध है, तो नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है।
यानी कि दोनों में ही पाया जाता है। परंतु उत्तरी गोलार्ध यानी कि उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में पाया जाता है, तो परंतु उत्तरी गोलार्ध में ये अधिक शक्तिशाली होता है। तो ये शक्तिशाली कहाँ होता है? आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो जेट प्रवाह है वो सबसे अधिक शक्तिशाली किस गोलार्ध में होता है? तो आपको याद रखना है कि उत्तरी गोलार्ध में ये अधिक शक्तिशाली होता है। इसमें जो है वायु 120 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है। 120 किलोमीटर प्रति घंटा। आप सोच सकते हैं कि हम लोग बाइक का जो होता है मैक्सिमम स्पीड 140 होता है, लेकिन उतना हम चला नहीं पाते। ठीक है, 120 यानी कि 100 तक काफ़ी तेज़ हो जाता है। तो ये 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है। जेट प्रवाह वायुमंडलीय विक्षोभों, चक्रवातों, प्रतिचक्रवातों, तूफानों और वर्षा को उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। तो ये जो जेट प्रवाह है किन-किन चीज़ों को उत्पन्न करने में सहायक होता है? तो ये सहायक होता है जो चक्रवात है, यानी कि जो साइक्लोन आता है समुद्रों में, आपने देखा होगा। उसके अलावा जो प्रतिचक्रवात हो गए, तूफान हो गए या फिर बारिश को जो उत्पन्न करने में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपको जेट प्रवाह इसलिए बोले कि काफ़ी ध्यान से पढ़िएगा, ये काफ़ी ज़्यादा इससे पूछा जाता है, तो आपसे पूछा जा सकता है जेट प्रवाह के बारे में। आधुनिक खोजों के अनुसार एशिया में मानसून पवनों के कारण जेट प्रवाह माना जाता है। जो एशिया है, एशिया में क्या होता है कि जो मानसून पवन है उसका मेन रीजन किसको माना जाता है? तो जेट प्रवाह को ही माना जाता है। ठीक है, जो जेट प्रवाह है उसको ही माना जाता है। वजह कि उसके वजह से ही मानसून आता है। ठीक है, कहाँ पे? तो एशिया में। यह पृथ्वी पर तापमान के वितरण का संतुलन बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जो पूरा पृथ्वी है उस पे जो तापमान का वितरण यानी कि जो टेम्परेचर है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, वितरण करने को जो संतुलित करता है, उसको बैलेंस करने का काम करता है। ठीक है, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। आगे अब हम लोग बढ़ते हैं, तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रहा होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी साथ में करते चलिएगा। तो ये हमने पढ़ लिया किसके बारे में? जेट प्रवाह के बारे में। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे एयर मासेस। ठीक है, यानी कि वायु राशियाँ के बारे में हम लोग देखेंगे, जो कि हम लोग यहाँ से देखने वाले हैं। तो सब चलिए वायु राशियों के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो एयर मासेस क्या होता है? वायु राशियाँ, इसको समझते हैं। तो वायुमंडल का वह विशाल एवं विस्तृत भाग जिसमें तापमान तथा आर्द्रता के भौतिकी लक्षण क्षैतिज दिशा में समरूप हो, वायु राशि कहलाता है। तो वायु राशि सबसे पहले आपको समझना होगा कि वायु राशि आखिर होता क्या है। तो वायुमंडल का वह विशाल और विस्तृत भाग, विशाल यानी कि बहुत बड़ा और विस्तृत यानी काफ़ी दूर में फैला हुआ, जिसमें तापमान यानी कि जो टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता और जो भौतिक लक्षण की जो ठीक है, भौतिक, उसके अलावा जो भौतिक लक्षण क्षैतिज दिशा में समरूप हो। ठीक है, यानी कि क्षैतिज दिशा में भौतिक लक्षण क्या हो? समरूप हो, वही वायु राशि कहलाता है। वो क्या कहलाता है? वायु राशि कहलाता है। तो समझ में आ गया वायु राशियाँ क्या होती है? तो वायु राशियाँ क्या कहलाता है कि वायुमंडल का वह विशाल भाग जो विस्तृत भी है, ठीक है? विशाल और विस्तृत है, जिसमें तापमान और आर्द्रता जो है उसके भौतिक लक्षण क्षैतिज दिशा में समरूप होते हैं, ठीक है? यानी कि एक ही रूप के होते हैं, उसको वायु राशि कहते हैं। सामान्यतः अगर हम बात करें, ठीक है? अगर जनरली अगर हम बात करें तो जो वायु राशियाँ सैकड़ों किलोमीटर तक विस्तृत होती है। तो जनरली जो ये वायु राशियाँ होती है सैकड़ों किलोमीटर तक ये फैली होती है। एक वायु राशि में कई परतें होती है। अगर वायु राशि की बात करें तो एक वायु राशि में अलग बहुत सारी लेयरें होती है, परतें होती है, ठीक है? जो एक दूसरे के ऊपर क्षैतिज दिशा में फैली होती है। तो ये क्या होता है कि क्षैतिज दिशा में एक दूसरे के ऊपर फैला होता है। प्रत्येक परत में वायु के तापमान तथा आर्द्रता की स्थिति लगभग समान होती है, और जो जितने भी परत होते हैं, जितने भी लेयर होते हैं, उसमें जो वायु का तापमान है यानी कि जो एयर है उसका टेम्परेचर और जो आर्द्रता है, ठीक है, यानी कि जो टेम्परेचर और उसका जो ह्यूमिडिटी है उसकी स्थिति लगभग एक जैसी होती है, समान होती है। यह जलवायु तथा मौसम के अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी कि जो जलवायु हो गया या फिर मौसम, उसको जब स्टडी किया जाता है तो उसमें जो वायु राशियाँ है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई वायु राशियाँ क्या होती है। हम लोग बात करेंगे फ्रंट्स यानी कि वाताग्र क्या होता है, ठीक है? वाताग्र के बारे में हम लोग बात करेंगे कि आखिर ये वाताग्र क्या होता है। तो चलिए वाताग्र यानी कि फ्रंट्स क्या होते हैं इसको समझते हैं। तो फ्रंट्स की अगर हम बात करें तो फ्रंट्स क्या होता है चलिए जानते हैं। तो दो विभिन्न प्रकार की वायु राशियाँ सुगमता से आपस में मिश्रित नहीं होती, यानी कि दो अलग अलग प्रकार की अगर जो भी वायु राशियाँ होती हैं तो उसको अगर एक साथ मिक्स करने की कोशिश करेंगे, मिलाने का कोशिश करेंगे, तो वो बहुत आराम से नहीं मिक्स होती है, ठीक है? और तापमान तथा आर्द्रता संबंधी अपना अस्तित्व बनाए रखने के प्रयास करती हैं, और उनका जो टेम्परेचर है, उसकी जो आर्द्रता है, उसको, उसका जो अस्तित्व है उसको बनाए रखने का प्रयास करती है।
तो इस प्रकार क्या होता है कि जो जब ये अस्तित्व बनाने रखने का प्रयास करती है, तो इस प्रकार जो 2 विभिन्न वायु राशियाँ होती है, एक सीमातल द्वारा अलग रहती है। तो एक सीमातल जो होता है उसके द्वारा क्या होती है, 2 अलग जो वायु राशियाँ होती हैं अलग-अलग प्रकार की, वो उनके द्वारा अलग रहती है। इस सीमातल को ही वतागर कहते हैं, यानी कि उसको ही फ्रंट्स कहते हैं। तो जिसकी वजह से वो अलग-अलग 2 वायु राशियाँ रहती हैं, उसको ही क्या कहा जाता है, वताग्र यानी कि फ्रंट्स कहते हैं। जब गर्म वायु हल्की होने के कारण ठंडी तथा भारी वायु के ऊपर चढ़ जाती है, तो उसे उष्ण वातावरण तथा जब ठंडी हवा जो है भारी वायु उष्ण तथा हल्की वायु राशि के विरुद्ध आगे बढ़ती है, तो उसे ऊपर की ओर उठा देती है। तो इसे शीत वितागर कहते हैं। तो देखिए, एक तो उष्ण वितागर हो गया, एक शीत वितागर हो गया। दोनों ही अलग-अलग हैं, दोनों को समझना होगा कि आखिर उष्ण वितागर क्या होता है और दूसरा है शीत वितागर क्या होता है। तो पहले इसको उष्ण को समझते हैं कि जब गर्म वायु जो हल्की होने के कारण, जब आपको पता है कि जब वायु जो गर्म होती है तो वो हल्का होने लगता है, ठीक है? वो क्या होता है, हल्का हो जाता है, तो हल्का होने के कारण ऊपर उठने का प्रयास करेगा, ठीक है? और उसके तो जो ठंडा हवा है वो तो भारी होगा, तो उसके जो है गर्म हवा जाएगा, तो जो जब ऊपर चढ़ जाता है हल्का हवा भारी हवा के ऊपर, तो उसे उष्ण वातावरण क्या कहते हैं? उसे उष्ण वातावरण यानी कि उसको क्या बोलते हैं? उष्ण वातावरण कहते हैं। और वही जब ठंडी तथा भारी जो वायु होती है, उष्ण तथा हल्की वायु राशि के विरुद्ध आगे बढ़ने लगती है, तो उसके खिलाफ जब वो आगे बढ़ती है, तो उसके ऊपर की ओर उठा देता है। तो उससे क्या होता है कि जो हल्का हवा है उसको ऊपर की ओर उठा देता है, जब इसके विरुद्ध करता है, तो उसको ही क्या कहते हैं, शीत विताग्र कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, शीत वाताग्र कहते हैं। तो यहाँ तक ये दोनों वाताग्र समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग, उस टाइम से आर्द्रता की बात कर रहे हैं, तो आखिर आर्द्रता क्या होता है, इसको समझना जरूरी है। तो इसको भी समझ लेते हैं। आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी, ठीक है? तो इसको इंग्लिश में ह्यूमिडिटी कहते हैं, जिसको आर्द्रता बोलते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं। तो आर्द्रता की अगर हम बात करें, तो वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प को वायुमंडल की आर्द्रता कहते हैं। यानी कि जो हमारा वायुमंडल है, ठीक है, एटमॉस्फेयर है, उसमें जो जलवाष्प है यानी कि वाटर वेपर है, जो वो उसकी अवेलेबिलिटी, उसका जो उपस्थिति है, उसको ही हम लोग आर्द्रता कहते हैं। यानी कि हमारे वायुमंडल में कितना जलवाष्प अवेलेबल है, वो दर्शाता है कि हमारा जो वायुमंडल है कितना आर्द्रता है उसमें, ठीक है? तो ये कितने प्रकार की होती है? ये मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। एक होता है निरपेक्ष आर्द्रता यानी कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, दूसरा क्या होता है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी यानी कि विशिष्ट आर्द्रता यानी कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, और तीसरा होता है सापेक्ष, ठीक है? तो पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ पे एक तीसरा होता है सापेक्ष यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो चलिए अब एक-एक करके हम लोग तीनों ही ये ह्यूमिडिटी है इसको समझते हैं, इसको जानते हैं, ठीक है? तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे निरपेक्ष आर्द्रता यानी कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इसकी अगर हम बात करें, तो दिया गया कि वायु की प्रति इकाई आयतन में, ठीक है, जो वायु है उसके प्रति इकाई जो उसका वॉल्यूम है यानी कि आयतन में जो विद्यमान जलवाष्प की मात्रा है, उसको निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। तो यानी कि यूनिट में देखा जाता है कि 1 यूनिट वॉल्यूम में कितना जलवाष्प की मात्रा अवेलेबल है, उसको निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। इसे ग्राम प्रति घन मीटर में व्यक्त किया जाता है, ठीक है? कैसे व्यक्त किया जाता है, कैसे इसको डिनोट किया जाता है? तो ग्राम प्रति घन मीटर, ठीक है? यानी कि ग्राम, देखिए इसको कैसे, एक बार इसको लिख के हम समझा देते हैं। ग्राम हो गया, ठीक है, ग्राम प्रति मीटर, ठीक है, क्यूब, ठीक है, ग्राम प्रति मीटर क्यूब यानी कि प्रति घन मीटर यानी कि मीटर क्यूब हो जाएगा, उसमें व्यक्त किया जाता है, ठीक है? तो इसमें इसको व्यक्त किया जाता है, ये आपको याद रखना है। तो ये समझ में आ गया ह्यूमिडिटी कौन सा, तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। आगे अब हम बढ़ते हैं, अगला हम बात करेंगे किसके बारे में, तो अब हम बात करने वाले हैं विशिष्ट आर्द्रता, ठीक है, यानी कि विशिष्ट आर्द्रता यानी कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी के बारे में। तो वायु के प्रति इकाई भार में, जो देखिए पहले हम लोग आयतन में बात किए, ठीक है, आयतन कौन सा है, एब्सोल्यूट, और भार करेंगे यानी कि वजन में, जो जलवाष्प की भार को विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं। तो मतलब एक इकाई में कितना भार अवेलेबल है जलवाष्प का, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विशिष्ट आर्द्रता बोलेंगे। इसे ग्राम प्रति किलोग्राम, ठीक है, ग्राम प्रति किलोग्राम में की इकाई में मापा जाता है। तो कैसे मापा जाता है, तो इसको समझिए, ग्राम, पहले हम लोग लिख लेंगे ग्राम प्रति किलोग्राम, ग्राम प्रति किलोग्राम में इसको हम लोग क्या करते हैं, मापते हैं। तो ग्राम प्रति किलोग्राम में इसको मेजर करते हैं, मापा जाता है। अब बात करेंगे हम लोग, क्योंकि ये भार है तो भार को हमेशा ग्राम और किलोग्राम में मापा जाता है, तो ये इसलिए यहाँ पे इस तरीके से मापा जा रहा है। अब हम बात करेंगे आगे, जो कि है सापेक्ष आर्द्रता यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो किसी भी तापमान पर वायु में उपस्थित जलवाष्प तथा उसी तापमान पर उसी वायु की जलवाष्प धारण करने की क्षमता के अनुपात को सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। यानी कि किसी भी तापमान में कोई भी टेम्परेचर है जिसमें वायु में जो उपस्थित जलवाष्प है तथा उसी तापमान पर उसी वायु की जलवाष्प धारण करने की क्षमता, यानी कि वो कितना जलवाष्प धारण कर सकता है,
मान लीजिए कि आपके ऊपर 10 किलो का लोड रखा गया है, ठीक है? आपके सर पे 10 किलो का कोई वज़न रखा गया है। लेकिन उस आपके ऊपर उसी कंडीशन में जिस कंडीशन में आप खड़े हैं, आपके ऊपर 40 किलो रख दिया जाए, कितना तक आप लोड सह सकते हैं अपने सर पे? उस जो जितना आपका क्षमता होगा, उसी क्षमता को क्या बोलते हैं? रिलेटिव बोलते हैं, ठीक है? तो उसी से मतलब उससे ही क्षमता जो है जितना वो ह्यूमिडिटी अपने अंदर यानी कि जितना वो जलवाष्प को कैप्चर कर सकता है, रख सकता है, उसको क्या करेंगे? सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। इसे निम्न सूत्रों द्वारा भी व्यक्त कर सकते हैं। नीचे एक सूत्र दिया गया है जिसके द्वारा हम लोग इसको डिनोट कर सकते हैं। चलिए हम इस सूत्र को समझते हैं और फिर आगे बात करेंगे। तो देखिए सापेक्ष आर्द्रता का यहाँ पे एक फ़ॉर्मूला दिया गया है, इसको समझते हैं ध्यान से, ठीक है? इसको हम लोग क्या करेंगे? ध्यान से समझेंगे कि आखिर ये कहना क्या चाहता है। तो ये हो गया हमारा सापेक्ष आर्द्रता का फॉर्मूला, ठीक है? ये उसका एक सूत्र है, फॉर्मूला है, इसको हम लोग समझेंगे, यहाँ पे दिया गया है। तो सापेक्ष आर्द्रता इज इक्वल टू क्या होगा? किसी तापमान पर वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा, यानी कि एक कोई टेम्परेचर ले लेंगे, मान लीजिए 80 डिग्री है, उस पे उसमें कितना जलवाष्प की मात्रा, 80 डिग्री काफ़ी ज़्यादा हो गया सेल्सियस में, 25 डिग्री मान लीजिए कि उसमें कितना जलवाष्प की मात्रा अवेलेबल है, ठीक है? और उसी ताप पर उसी वायु में जलवाष्प शोषण करने की क्षमता कितना है, उसको 100 से गुना कर देंगे, हमें सापेक्ष आर्द्रता मिल जाएगा, ठीक है? तो ये एक बेसिक फार्मूला है, काफ़ी ईज़ी है, आप इसको याद रखिएगा, इससे आपको न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गया। आई होप आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा, सेशन एन्जॉय कर रहे होंगे, जो भी चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है उसको समझ रहे होंगे। तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, लाइक नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैनल है, आपको यहाँ पे काफ़ी चीज़ें बताया जाएगा। तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गया, ठीक है? इसके नीचे जो भी पॉइंट है इसको हम लोग चलिए समझ लेते हैं। तो नीचे दिया गया है सापेक्ष आर्द्रता जलवाष्प की मात्रा, क्या दिया गया है? जो सापेक्ष आर्द्रता है वो जलवाष्प की मात्रा एवं वायु के तापमान पर निर्भर करता है। तो ये सापेक्ष आर्द्रता किस पे निर्भर करता है, किस पे डिपेंड करता है? तो ये डिपेंड करता है वायु का कितना तापमान है, ठीक है? और जलवाष्प में उसमें कितना है, उस पे ये डिपेंड करता है। इसे प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है, और इसे कैसे? परसेंटेज यानी कि प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक होने पर सापेक्ष आर्द्रता अधिक होती है, और वायु का तापमान कम होने पर सापेक्ष आर्द्रता बढ़ जाती है, ठीक है? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि आपको ध्यान में रखना है कि वायु में जो जलवाष्प की मात्रा है, अगर वो बढ़ जाता है तो उससे क्या होगा कि सापेक्ष आर्द्रता भी अधिक हो जाएगा, और वहीं वायु का जो तापमान है, तापमान कम हो जाएगा तो भी सापेक्ष आर्द्रता जो है वो बढ़ जाती है, और तापमान बढ़ जाने पर सापेक्ष आर्द्रता कम हो जाती है। तो यहाँ पे तापमान कम होने पर बढ़ रहा है, और तापमान बढ़ने पर आर्द्रता कम हो जा रहा है। ये चीज़ भी यहाँ पे आपको नोट करना होगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट दिया गया है संतृप्त वायु की सापेक्ष आर्द्रता 100% होती है, ठीक है? 45% सापेक्ष आर्द्रता मनुष्य के लिए सबसे अधिक आरामदायक होता है। तो जो 45% सापेक्ष आर्द्रता है, अगर परसेंटेज में ही इसको मेजर किया जाता है, तो 45% जो है हमारे लिए, जो हम मनुष्य हैं, हमारे लिए काफ़ी आरामदायक होता है। वही अगर संतृप्त बोले तो यानी कि सबसे ज़्यादा मतलब कोई भी चीज़ का एक लिमिट होता है जो 100% होता है, तो 100% होता है संतृप्त वायु की सापेक्ष आर्द्रता, ठीक है? तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम लोग बात करेंगे कंडेंसेशन, लेकिन कंडेंसेशन हम आज नहीं बात करेंगे, क्योंकि हमने देख लिया है 15-16 मिनट से ऊपर का वीडियो बन गया है। तो इसको हम लोग अगले सेशन में हम लोग बात करेंगे, कंडेंसेशन यानी कि संघनन क्या होता है, संघनन को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।